हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत सासाराम वाले फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये जो है जीके की, जैसे कि मैं हमेशा 100 जीके लेकर उपस्थित रहा, आज फिर मैं 100 जीके के साथ उपस्थित हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि लगता है कि आसान है, लेकिन उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज चलिए इसी क्वेश्चन को हल करते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इसका सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन सर दोस्तों है कि सोशियोलॉजी शब्दावली का उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय समाज की मूल विशेषता नहीं है, जैसे एकांकी परिवार, वर्ण स्तरीकरण, संविदा विवाह, सामंतवादी। तो भारतीय समाज की मूल विशेषता वर्ण स्तरीय ये है, क्योंकि हम लोग वर्ण में बटे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों हैं एस.सी. दुबे। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं एस.सी. दुबे। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का एक उद्देश्य नहीं है। देखिए, धार्मिक कर्तव्य, हम लोगों का विवाह जो हिंदू जो विवाह होता है वो धार्मिक कर्तव्य से होता है। पुत्र प्राप्ति, ये भी एक धार्मिक पुत्र प्राप्ति एक हमारा अनुष्ठान होता है। रति मतलब रिवाज, बिल्कुल है। संविदा, हम लोगों का जो हिंदू समाज का जो विवाह होता है वो संविदा पर नहीं होता, वो जन्म जन्म का बंधन होता है, इसलिए जो है ये इससे सटीक नहीं है। फिर आता है दोस्तों कि मुस्लिम विवाह है एक। मुस्लिम विवाह दोस्तों एक समझौता है, क्योंकि उन लोगों में विवाह जो है एक समझौता के तहत रखा जाता है और समय आने पर उसे हटा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। देखिए फिर अब नए क्वेश्चन से है कि नाश्तेदारी की कितनी श्रेणियां हैं। नाश्तेदारी की कितनी श्रेणियां हैं। तो सर नाश्ते दोस्तों में आता है 3 श्रेणियां होती है, जो कि आता है एग्जाम में। आप लोग हमेशा गलतियां कर देते हैं। नाश्तेदारी कितनी श्रेणियां हैं। तो 3 श्रेणियां। दादा नाश्ते, देखिए दादा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दादा नातेदारी के यानी द्वितीयक श्रेणी के नातेदारी में आते हैं ना। क्यों? क्योंकि पिता से पहले दादा ही होते हैं, तो दूसरे श्रेणी में आते हैं, तो ये दूसरे श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है किस समाज में विवाह का प्रचलन, सेवा विवाह का प्रचलन है। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। तो आदिवासी समाज में दोस्तों सेवा विवाह का प्रचलन होता है। उसके बाद हिंदू विवाह के कितने स्वरूप हैं। दोस्तों हिंदू विवाह के कितने स्वरूप हैं आप लोग नहीं जानते हो, क्योंकि आप लोग अधिकांश 7 लोग मानिए, क्योंकि 7 जन्म का रिश्ता होता है। लेकिन हिंदू विवाह में 8 स्वरूप होते हैं, जैसे गंधर्व हो गया, गंधर्व विवाह हो गया, प्रेम विवाह हो गया, अरेंज में बहुत सारे होते हैं, तो इसमें 8 होते हैं। 8 सही है इसका आंसर। किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन था। हिंदू समाज में ही असुर विवाह का प्रचलन है। हिंदू समाज में ही असुर विवाह का प्रचलन होता है। निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है। नातेदारी वर्णात्मक, देखिए परिहार, परिहास संबंध, मातुल्य और वर्णात्मक संबंध। तो वर्णात्मक जो संबंध है एक व्यवस्था है, न कि ये नातेदारी है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। किसने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। तो मजुमदार ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। घुरिये द्वारा जाति व्यवस्थाओं का कितनी विशेषताएं उल्लेख किया गया है। तो 6। घुरिये द्वारा 6 जाति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है दोस्तों आंसर होगा इसमें बी, एम.एन. श्रीनिवास ने। वर्ण व्यवस्था निम्न में से किसका परिणाम है। औद्योगिकरण, वर्ण व्यवस्था औद्योगिकरण का परिमाण है, क्योंकि रोजगार करने के लिए ही इसमें हम लोगों को बांटा गया था। एस.सी. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया है। 5 वर्गों में। एस.सी. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित, 5 भागों में विभाजित किए हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की। तो एम.एन. श्रीनिवास ने। पश्चिमीकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने। इन्होंने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत की थी।
ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत करने वाले थे मजुमदार। जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, उच्च जाति की जो है, एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के किसी लड़के से शादी कर लेती है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रतिपादित? तो M.N. श्रीनिवासन है। प्रभु जाति M.N. श्रीनिवासन की देन है। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रिजल्ट ने, रिजले ने जाति का प्रजापतीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित की? तो रिजले ने। वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? वर्ग विहीन, जिसमें कोई वर्ग न हो, ऐसी समाज की कल्पना किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। एक विवाह के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एक विवाह के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? वेस्टरमार्क ने। वेस्टरमार्क। किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? 1997 में। निम्न में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया? राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में ही विकसित हुआ था। ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? तो सरपंच, आप लोग जानते ही हैं। पंचायती राज संस्था में निम्न में से कौन न्यूनतम इकाई है? ग्राम पंचायत। पंचायती व्यवस्था में न्यूनतम इकाई ग्राम पंचायत होता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास योजना प्रारंभ किया गया? 1975 में। समेकित बाल विकास योजना का प्रारंभ 1975 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा निम्न में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पंचायती राज से। भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? तो देखिए इसमें दोस्तों कंफ्यूजन है, लेकिन 1993 इसका आंसर सही। 1993 पंचायती राज प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। लैंगिक असमानता का संबंध सबसे अधिक निम्न में से किससे है? पितृसत्ता से। पितृसत्ता से, क्योंकि हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो लैंगिक असमानता पितृसत्ता में है। भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति का मौलिक कारण क्या है? भारत में स्त्रियां का जो निम्न स्थिति है उसका मौलिक कारण क्या है? तो शिक्षा का अभाव। सर्वप्रथम किसने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी? राजा राम मोहन राय। राजवीर बैटिंग शासनकाल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1929 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में। लिंग यानी जेंडर क्या है? जैविकीय अवधारणा है। जैविक आधार पर उसका लिंग का निर्धारण होता है, जैविकीय अवधारणा है। महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया था? कस्तूरबा गांधी ने। महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया था? कस्तूरबा गांधी ने। सबला योजना निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? किशोरियों से। सबला योजना निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो किशोरियों से। किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है? किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है? तो देखिए तो इसमें कहीं कहीं पाड़ेकर आता है और कहीं कहीं मजुमदार आता है। ये दोनों में कन्फ्यूजन, इसलिए मैंने इसे नहीं मारा है, लेकिन आप मिले तो एग्जाम में पाड़ेकर मारी। महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? मुगल काल में। महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? तो मुगल काल में थी। धर्म की उत्पत्ति में आत्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? टायलर ने। धर्म की उत्पत्ति में आत्मवाद का सिद्धांत जो है टायलर ने दिया था। निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? धर्म। सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप धर्म नहीं है। जाति एक स्तरीकरण है, वर्ग लिंग स्तरीकरण है। किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? टायलर ने कहा था।
किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ? किस वर्ष दहेज अधिनियम निरोधक अधिनियम पारित हुआ? तो 1961 में। 1961 में पारित हो गया था कि दहेज लेना एक अपराध है। भारत में सांप्रदायिकता का सर्वप्रमुख कारण निम्न में से कौन है? भारत में सांप्रदायिकता का सर्वप्रमुख कारण क्या है? देखिए, आपराधिक मनोवृत्ति, निर्धनता एवं बेरोजगारी, सांस्कृतिक भिन्नता और राजनीतिक स्वार्थ। देखिए, ये तो सब सही है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही ज्यादातर सांप्रदायिक कारण हमारे देश में फैलते हैं। तो इसका आंसर होगा राजनीतिक स्वार्थ। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का क्या तात्पर्य है? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का क्या तात्पर्य है? सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, सबको समान रूप से देखेंगे वो। सोशल चेंज शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सोशल चेंज शब्द का तो आगबर ने किया था। आगबर ने किया था। निम्न में से कौन वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक नहीं है? वैश्वीकरण में बाजार की खोज ये तो होती ही है, बहुराज्यीय विनिमय होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, राजनीतिक दल। वैश्वीकरण में राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। आता है कि निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है? प्रजातंत्र का जैसे आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर, मीडिया, इसमें जनसंचार के साधन आंसर होंगे। जनजातीय समाज में जीवन साथी चुनाव करने की कितनी पद्धतियां हैं? जनजातीय समाज में जीवन साथी चुनाव, कोई भी स्त्री अपने जीवन साथी को चुने या पुरुष भी, उसके कितनी पद्धतियां हैं? तो जनजातीय समाज में 7 पद्धतियां हैं। निम्न में से किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याण कार्यों की शुरुआत? निम्न में से जनजातियों के कल्याण के लिए किसने शुरुआत की? इसमें जनसंघ है। जनसंघ। किन्होंने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की? 1932 में किन्होंने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की? तो महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन शब्द महात्मा गांधी से, इसलिए आप इसे मार दिए महात्मा गांधी। किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में 1992 में गठन हुआ। सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित हुआ था? सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित हुआ था? तो 1955 में। 1955 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित हुआ था, तो 1955 में। फेरा निम्न में से किससे संबंधित है? फेरा, FER, फेरा किससे संबंधित है? तो काला धन से संबंधित फेरा। निम्न में से अल्पसंख्यक किससे जुड़ा हुआ है? अल्पसंख्यक जनसंख्यात्मक संकल्पना से होगा। जनसंख्या से जुड़ा हुआ अल्पसंख्यक, तो जनसंख्या संकल्पना से। सांस्कृतिकरण की अवधारणा किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? सांस्कृतिकरण की अवधारणा किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? संदर्भ समूह से। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता किस पर निर्भर करती है? कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता किस पर निर्भर करती है? उत्पाद संबंध पर। जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? चतुर्वर्ग की। जाति स्तरीकरण की जो अवधारणा है वो चतुर्वर्ग पर निर्भर करती है। निम्न में से कौन विभेदीकरण के रूप को प्रदर्शित करता है, न कि स्तरीकरण को? कौन ऐसा है इसमें? जैसे वर्ग है, जेंडर है, जाति और सेक्स है, ये जो है विभेदीकरण के स्वरूप को न कि स्तरीकरण। सेक्स जो है ना कि स्तरीकरण, पता नहीं आप किस स्तर के हैं। सेक्स तो कोई भी कर सकता है, इसलिए आंसर सेक्स यानी डी ही होगा दोस्तों। निम्न में से कौन राज्य की मुख्य विशेषता नहीं है? राज्य की मुख्य व्यवस्था जो है राजनीतिक व्यवस्था, भूभाग, जनसंख्या, ये तो विशेषता है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, तो डी आंसर होगा। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है GS घुरिए। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक GS घुरिए। महात्मा गांधी के
दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस प्रदेश से है? गुजरात से, आप तो जानते ही हैं, गुजरात से। निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? संस्था, पड़ोस, पड़ोस कोई संस्था तो नहीं होता है। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? वर्ण व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों ये तो वैदिक काल से ही हमारे यहाँ चली आ रही है। वर्ण व्यवस्था का शुरुआत वैदिक काल से ही है। लैंगिक स्तरीकरण की अवधारणा किसके बीच स्तरीकरण को संदर्भित करता है? लैंगिक स्तरीकरण की जो अवधारणा है वो स्त्री और पुरुष के बीच ही स्तरीकरण को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन जुवा गृह नहीं है? जुवा गृह, धुमकुरिया, गोतुल, गितिरुआ, भोटिया। भोटिया जो है जुवा गृह नहीं है। निम्न में से किन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया है? इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को समर्थन किया है? तो सोरोकिन जो है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। कौन महिला के उत्थान के लिए जिम्मेदार नहीं है? स्वामी नामदेव। राजा राम मोहन राय महिला के लिए बहुत काम किए। दयानंद सरस्वती भी नहीं किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, लेकिन स्वामी नामदेव जो थे वो महिला उत्थान के लिए जिम्मेदार नहीं, उतना कारगर नहीं थे। महिला उत्थान के पक्ष में वो बहुत कुछ नहीं किए हैं। निम्न में कौन अनुसूचित जातियों के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति नहीं है? दलित वर्ग अनुसूचित जाति के लिए प्रयोग होता है, अछूत भी प्रयोग होता है, आंतरिक जातियां, बाहरी जातियां, ये जो है ये प्रयोग शब्द नहीं है। अनुसूचित जातियों के लिए बाहरी जो जातियां हैं ये प्रयोग नहीं है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में कितने प्रतिशत सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 15%। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में कितने प्रतिशत सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो 15%। बिल्कुल ध्यान रखिए दोस्तों। किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 164। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान अनुच्छेद 164 के अनुसार। निम्न में कौन कामटे के त्रिस्तरीय सिद्धांत का तीसरा स्तर है? कामटे ने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, उसमें तीसरा स्तर जो है वो क्या है? तो वो है वैज्ञानिक। आगे दोस्तों आते हैं 74 क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? आंद्रे बेते भारतीय हैं, एस.सी. दुबे भारतीय हैं, आर.के. मुखर्जी, नामे से पता चला सब भारतीय है। आर.के. मर्टन ये भारतीय नहीं, नाम से ही पता चल जाता है कि भारतीय ये नहीं है। समाज निम्न में से किस नेटवर्क का प्रतीक है? अंतर संबंध, मानव संबंध, उन्मुखीकरण संबंध, सामाजिक संबंध। समाज जो है एक सामाजिक संबंध का प्रतीक है। लघु एवं बृहद परंपरा के आधार पर किन्होंने सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित किया है? लघु एवं बृहद परंपरा के आधार पर किन्होंने सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित किया है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। निम्नलिखित में से किस समाज में अपने आंदोलन के प्राचीन भारत की स्त्रियों की स्थिति बताई है? प्राचीन भारत की स्थितियों की स्थिति आर्य समाज ने, प्राचीन भारत की स्त्रियों की स्थिति बताई है आर्य समाज ने। अगस्टन काम्ट के अनुसार समाजशास्त्र निम्न में से किससे संबंध सबसे नजदीक है? भौतिक शास्त्र से। समाजशास्त्र जो है काम्टे के अनुसार भौतिक शास्त्र के सबसे सटीक और नजदीक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा लुई 16वां थे। लुई 16वां थे, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन है? समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन है? तो L.T. हाबहाउस। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और कृपया सब्सक्राइब कर दो, देर मत करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है, ताकि मैं ये जो क्वेश्चन है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
अनेक कंपटीशन होते हैं, कोई ना कोई इसमें क्वेश्चन डाल देता है इस प्रकार से, जो कि लड़के क्या है कंफ्यूजन होकर छोड़ देते हैं, जबकि छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट के विज्ञान के संस्थाकरण के सिद्धांत में कौन सबसे पहले आता है? गणित। कांट के विज्ञान में संस्थाकरण सिद्धांत में कौन सबसे पहले विषय आता है? तो गणित। जजमानी प्रथा का मूलभूत विशेषता निम्न में से किसका विनय है? वस्तु वर्ष है। जजमानी व्यवस्था में क्या होता है? पंडित लोग आते हैं किसी घर पर, जजमान आपके हैं तो कुछ न कुछ दान किया जाता है। जजमानी व्यवस्था जो है वो वस्तु सेवा से है, दान से है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। निम्न में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? मैकावर जो है भारतीय समाजशास्त्र नहीं है। मैकावर का बहुत हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो भारतीय नहीं है। फिर आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पुस्तक आंद्रे बेते द्वारा लिखी गई है? आंद्रे बेते द्वारा कास्ट, क्लास एवं पावर। आंद्रे बेते द्वारा इसमें लिखी गई पुस्तक है कास्ट, क्लास एवं पावर। कास्ट, क्लास एवं पावर। बिहार में सर्वप्रथम समाजशास्त्र की पढ़ाई निम्न में से किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले हुई? समाजशास्त्र की पढ़ाई बिहार में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में हुई थी? पटना विश्वविद्यालय में। कहाँ? तो पटना। बाणी, बुद्धि और विद्या की देवी सरस्वती को कहते हैं। बाणी, बुद्धि, विद्या की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती को। 10वें सिख गुरु कौन थे? 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। पटना विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन समाजशास्त्री थे? तो सच्चिदानंद थे। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम समाजशास्त्र विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष सच्चिदानंद थे। गरीबी का दुष्परिणाम क्या है? गरीबी से अशिक्षा भी मिलती है, अपराध भी होता है, खराब स्वास्थ्य भी मिलता है, सभी है गरीबी का। निम्न में से कौन समुदाय की विशेषता नहीं है? समुदाय की विशेषता हम की भावना का अभाव। समुदाय में अगर रहते हैं तो आपके अंदर हम की भावना नहीं रहती है, तो ये हो जाएगा हम की भावना का अभाव। समुदाय की जो है विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य है? हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य धर्म ही है। क्यों? क्योंकि हिंदू विवाह में धर्म की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए धर्म एवं कर्तव्य ही है हिंदू विवाह। निम्नलिखित में से कौन कानून हिंदुओं के बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित करता है? हिंदू विवाह कानून 1955। हिंदू जो है एक विवाह से अधिक विवाह नहीं कर सकता बिना कानून के परमिशन के, उसका प्रावधान है। ये हिंदू विवाह कानून अधिनियम 1955 में बना था। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन विवाह प्रेम विवाह का द्योतक है? तो गंधर्व विवाह को हम लोग प्रेम विवाह कहते हैं। हिंदू समाज में गंधर्व विवाह को हम लोग प्रेम विवाह कहते हैं। कितने प्रकार के विवाह पद्धति है? तो 8 प्रकार के आप लोग जानते होंगे। जनजातीय विवाह में लेन देन का क्या स्वरूप है? जनजातीय विवाह में कोई लेन देन नहीं किया जाता है। जनजातीय विवाह में कोई लेन देन नहीं किया जाता है। किस वर्ष मुस्लिम विवाह विच्छेद कानून पारित हुआ? 1939 ईस्वी में। किस वर्ष मुस्लिम विवाह विच्छेद कानून पारित हुआ? मतलब मुस्लिम विवाह में जो डाइवोर्स सिस्टम है 1939 में ही उसको पारित किया गया था, लागू भले बाद में किया गया हो। निम्न में से किस समूह में बहु विवाह गैर कानूनी नहीं है? मुस्लिम में, क्योंकि मुस्लिम में एक से आप कितना भी अधिक विवाह कर सकते हैं, वो गैर कानूनी नहीं है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र को सामाजिक, आस्थैतिक एवं सामाजिक गतिकी में किसने विभाजित किया है? समाजशास्त्र को सामाजिक, आस्थैतिकी और सामाजिक गतिकी में किसने विभाजित किया है? तो अगस्त कांटे ने विभाजित किया था इसको। अगस्त का। मनुस्मृति के लेखक कौन थे? तो मनु थे। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया का आरंभ 9 अगस्त 1942 को हुआ था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसे आप साधारण मत समझिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में, जो आप एक क्वेश्चन जो छोड़ देते हैं कंपटीटिव एग्जाम में, वो इसी में से कोई ना कोई रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे पढ़ जाइए, रट जाइए, ठीक ना। और ऐसे ही वीडियो को आपको अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करके ऐसे ही मैं वीडियो आपके सामने हर सब्जेक्ट का प्रस्तुत करते जाऊँ ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। जय हिंद दोस्तों।